हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति और सरकार आपके सब्जेक्ट का नाम है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, साथ में उनके आंसर्स को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट का। तो इस क्वेश्चन पेपर में से आने के चांसेस, क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। आप लोग एक बार वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको हर एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन वर्जन मिल जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, और हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को भी एक बार जरूर चेक करिए। ठीक है, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUS। ये जो क्वेश्चन पेपर है हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं। हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन प्लस आंसर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, संघवाद क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने आंसर जिस प्रकार से लिखा है आपको सेम उसी प्रकार से लिखना है। साथ के साथ हमने आंसर को थोड़ा सा पॉइंटों में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप चाहे तो बड़े बड़े पैराग्राफ बना सकते हैं अपने हिसाब से जितना आप लिख पाए, अदरवाइज आप पॉइंट में भी एक्सप्लेन करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पांचवें पॉइंट को जैसे हमने तीन पॉइंटों में एक्सप्लेन किया है छोटे छोटे, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे आप पहले देंगे आप परिचय। परिचय में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में। जैसे संघवाद के बारे में पूछा गया है तो आप संघवाद के बारे में बता सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, हमने संघवाद के बारे में बता दिया 3 से 4 लाइनों में। उसके बाद हमारे आते हैं मुख्य बिंदु, मतलब मेन आंसर, जो चीज पूछी गई है क्वेश्चन में उसके लिए आप बनाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? संघवाद क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भारतीय संघवाद की विशेषताओं के बारे में बता दिया। फिर भाई संविधान के माध्यम से शक्ति का वितरण बता दिया। भाषा और राज्य के पुनर्गठन के बारे में हमने बता दिया। वित्तीय संघवाद के बारे में बता दिया। संघवाद के विवाद के बारे में बता दिया। ठीक है, और समकालीन संघवाद के नवोदारवादों के बारे में, ये सारे हमने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है मैं आपको बता दूं कि संघवाद भारतीय व्यवस्था में, वो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार, कार्यप्रणाली मतलब वर्किंग किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें। तो आप इसमें ये सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना कोई ऑन द स्पॉट पॉइंट बना के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपके 6 पॉइंट आपने लिख दिए। 6 पॉइंट लिखने के बाद अंत में आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष भी आपके लिए जरूरी है, ये आपके आंसर को जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, निष्कर्ष में आपने जितना भी ऊपर बताया ना, बड़े बड़े पॉइंटों में, बड़े बड़े डिटेल में, उसको बस आपको 5 से 6 लाइनों में छोटे छोटे शब्दों में सारे पॉइंटों को ऐड करके एक पैराग्राफ बना देना है। ठीक है, और ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको हिंदी में हमने दिया है, सेम हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपके लिए पॉज करके दिखा दूंगा, अदरवाइज आप लोग ये पीडीएफ हमारे ऐप पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आंसर्स को कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ वो कर दिया। हमारा पहला क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? ये क्वेश्चन दो भागों में डिवाइडेड है। पहले आप बताएंगे संघवाद के बारे में, उसकी परिभाषा देंगे। फिर भारत में संघीय व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे परीक्षण करना है। ये हो जाता है। अब आंसर देखते हैं। संघवाद क्या है? फेडरलिज्म क्या है? एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का वितरण 2 स्तर पर किया जाता है। ठीक है, स्तरों पर किया जाता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, फेडरलिज्म या फिर हम कहें संघवाद का मतलब होता है कि जो भी देश है उसमें जो शासन व्यवस्था चल रही होगी उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा। उसमें जो सत्ता होगी ना, सत्ता जैसे कि भाई अभी हम बात करें कि जो पार्टी मेनली पूरे उसमें है भारत में, ठीक है, तो वो पार्टी दो डिवाइड भागों में काम करेगी। पहले वो सेंटर में काम करेगी, मतलब केंद्र सरकार के तौर पे, और दूसरा वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार के तौर पे। ठीक है, यह प्रणाली संविधान द्वारा निर्देशित होती है और इसमें प्रत्येक स्तर को स्पष्ट अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। अब इस प्रणाली में क्या होता है, ये संविधान के द्वारा पहले से ही बताई जा चुकी है। ठीक है, संविधान में लिखा होता है कि किस प्रकार से काम करेगी। साथ में प्रत्येक स्तर, जैसे कि हम बात करें केंद्रीय या फिर राज्य स्तर, तो केंद्र को अपने उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उसके अधिकार दिए जाते हैं। वहीं राज्य को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अधिकार दिए जाते हैं। भारत में संघवाद एक विशेष प्रकार का है जहां सहकारी संघवाद मतलब कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, जहां केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, भारत में जो संघवाद व्यवस्था है वो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट किस प्रकार से? यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो सके, शासन व्यवस्था और अच्छे से चलाई जा सके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसका यूज किया जाता है, वो अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र और सरकार दोनों मिलेंगे, काम करेंगे साथ में। केंद्र भाई सरकार की मदद करेगा, सरकार केंद्र की मदद करेगा और शासन व्यवस्था अच्छे से चलाई जाएगी। ये हो जाता है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहला पॉइंट बनता है भारतीय संघवाद की विशेषताओं। भारतीय संघवाद के बारे में बात करें तो भारत एक संघीय शासन प्रणाली अपनाने वाला देश है, लेकिन
इसका संघवाद अन्य संघीय देश जैसे कि अमेरिका से भिन्न है, ठीक है। भारत का जो संघीय व्यवस्था है ना, वो अन्य संघीय देश जैसे कि अमेरिका उससे अलग है। भारतीय संविधान की धारा 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, परंतु इसमें राज्यों को प्रत्येक सत्ता नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां दी गई हैं। अब देखिए, समझिए, मैं पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट में आपको बताया गया है यहाँ पे कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका से थोड़ी सी भिन्न है। किस प्रकार से? अमेरिका में क्या है कि भाई राज्य को पूरी तरह से उसकी एक सत्ता दे दी गई है, ठीक है, कि भाई राज्य अपनी पूरी एक सत्ता चलाएगा, ठीक है, केंद्र अपनी पूरी एक सत्ता चलाएगा। परंतु भारत में क्या करें, भारत में संविधान में जो है वहां पे राज्यों को सत्ता नहीं दी गई है, वहां पे राज्यों को केवल कुछ पावर्स दी गई है कि भाई आप इन पावर्स का यूज करके अपना राज्य चला सकते हैं, मतलब राज्य सरकार को। परंतु उसे पूरी की पूरी अपनी सत्ता नहीं दी गई कि भाई वो पूरे राज्य में हर एक चीज को चेंज कर सकता नहीं, ठीक है। मतलब वहां पे केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप देखने को हमें मिलता है, ठीक है। केंद्र को आपातकाल की स्थिति में राज्य पर अधीनता प्राप्त होती है, ठीक है। अगर जैसे आपातकाल या इमरजेंसी की स्टेट आ जाती है ना देश में, तो केंद्र क्या करेगा, राज्य को ना अपने स्तर में ले ले, मतलब अधीनता में ले लेगा, मतलब राज्य की फिर पावर्स वहां पे नहीं रहेंगी, फिर वहां पे केंद्र पावर में रहेगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियां बनाई गई, संघ, राज्य और संवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूचियां बनाई गई जिसमें संघ, राज्य और संवर्ती सूची बनाई गई है, ठीक है, जो कि भाई शासन व्यवस्था चलाने में हेल्प करती है। ये हो जाता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संविधान के माध्यम से शक्ति का वितरण। भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें ये जो 3 सूचियां वो शामिल है। पहला आता है संघीय सूची, मतलब संघ सूची। इसमें केंद्र सरकार के विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का विषय मतलब ऐसे जो कि नेशनल लेवल पर होने चाहिए, ठीक है, ऐसे मुद्दे उसको दिए गए हैं, जैसे कि भाई रक्षा का मुद्दा हो गया, विदेश नीति का मुद्दा हो गया, ये केंद्र के पास है। फिर राज्य सूची आती है। राज्य सूची में क्या आ जाता है, जैसे पुलिस या कृषि आ जाती है। पुलिस बल, भाई हर एक स्टेट का अपना पुलिस बल होता है, वो उसके ऊपर पूरा जो नियंत्रण होता है राज्य सरकार का होता है, ठीक है, राज्य सरकार के ऊपर देखरेख करता है। फिर दूसरा कृषि का सेक्टर हो गया भाई, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया भाई, राज्य अपने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ध्यान देगा। तीसरा आता है संवर्ती सूची, दोनों स्तर पर विषय जैसे शिक्षा और वन। फिर एक आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों के पास, दोनों का जो एक गोल होता है, जैसे कि भाई एजुकेशन एक गोल है, केंद्र भी चाहता है कि भाई देश में एजुकेशन अच्छी हो, राज्य भी चाहता है, ठीक है। तो ये जो मुद्दा है ये संवर्ती सूची में रखा गया है, ताकि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे ध्यान दे सके, और साथ के साथ वन जो फॉरेस्ट है उन चीजों को लेकर भी, ठीक है। तो केंद्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जब किसी विषय पर टकराव होता है तो संघ सूची को वरीयता मिलती है, ठीक है। केंद्र को क्या दी गई है, केंद्र को दी गई है अधिक से अधिक प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी गई है। और अगर किसी विषय पर वही टकराव होता है तो संघ सूची जो है उसको वरीयता मिलती है, ठीक है। मतलब केंद्र के पास जो मुद्दे हैं उनको वरीयता देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट आता है भाषा और राज्य पुनर्गठन का प्रभाव। भारतीय संघवाद को मजबूती देने के लिए राज्यों का भाषीय आधार पर पुनर्गठन किया गया, ठीक है। भारतीय संघवाद में अगर हम बात करें तो उसको मजबूत करने के लिए भारत में भाई जो राज्य हैं उनको भाषीय आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन किया गया। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी दिशा में महत्वपूर्ण था। किस प्रकार से? इसमें इसने भाषीय विविधता को सम्मान दिया और स्थानीय पहचान को संस्थागत रूप से किया, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझिए कि भाई हर एक स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज की जाती है। भाई मुंबई में हो गया मराठी यूज की जाती है, दिल्ली में हिंदी यूज की जाती है, ठीक है। और भी कई सारे हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज यूज की जाती है नॉर्मली, ठीक है। बिहार में भाई कई सारी और लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज के साथ फिर डायलेक्ट्स भी आ जाती है, ठीक है, जो छोटी छोटी बोलियां होती हैं, ये सारी चीजें। तो इनके आधार पर क्या किया गया, तो भाई राज्य की जो है उनको पहचान दी गई थी, ठीक है। और ये जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, ये इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि भाई पर्टिकुलर स्टेट को उसकी जो भाषा है उसको महत्व दिया जाए इस चीजों से, ठीक है। अब क्या आता है अगले पॉइंट में कि भाषा आधारित राज्यों ने सांस्कृतिक विविधता को एकीकृत किया, ठीक है। ऐसे भाषा आधारित राज्य, मतलब जो राज्य जो कि पूरी तरह अपनी भाषा के ऊपर आधारित है, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को एकीकृत किया गया था, उसके अंतर्गत ये हो जाता है। अब आता है आपका चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मतलब बताया गया है कि वित्तीय संघवाद और योजना आयोग की भूमिका। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व वितरण वित्त आयोग द्वारा होता है, ठीक है। वित्त आयोग मतलब जो पैसों का ध्यान रखने वाला जो पूरा आयोग बना रखा है, ठीक है, ट्रेजरी जो बना रखी है कि भाई सारा फंडिंग किस प्रकार से यूज होगा, तो उसके लिए राज्य के बीच में राजस्व का जो वितरण होता है, केंद्र और राज्य के बीच में जो वितरण होता है वो वित्त आयोग करता है कि भाई कितना पैसा किसको देना है, राज्य को कितना देना है, केंद्र को कितना देना है, इस पे। दूसरा, पूर्व में योजना आयोग और अब नीति आयोग संघीय संवाद का मंच प्रदान करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करें तो पहला था योजना आयोग, अब आ गया है नीति आयोग, उसका नाम चेंज करके और उसमें भाई कई सारी चीजों को चेंज करके उसको नीति आयोग बना दिया गया। तो अब नीति आयोग क्या करता है, संघीय संवाद का मंच प्रदान करता है। राज्यों को अपने बजट, विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र से अनुदान
और सहायता मिलती है। ठीक है, राज्य जो है ये भाई राज्य का जो स्टेट का जो बजट होता है, ठीक है, बजट मिलता है, विकास की योजनाएं मिलती हैं, ठीक है, और परियोजनाएं जो होती हैं उसके लिए जो हेल्प करता है वो केंद्र उनकी करता है फाइनेंशियली। ठीक है भाई, फाइनेंशियली केंद्र उनकी हेल्प करता है, तो उनको पैसा प्रोवाइड करता है अपने यहाँ पे अच्छी सड़कें बनाने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, ये सारी हेल्प करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो केंद्र के अनुदान द्वारा दिया जाता है। ये हो जाता है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है संवाद ने संवाद में विवाद और समन्वय की आवश्यकता। कई बार राज्य और केंद्र के बीच में अधिकारों और नीतियों को लेकर मतभेद होता है। जल विवाद, भौगोलिक सीमाएं, शिक्षा नीति जैसे जो मुद्दे हैं ये उठकर सामने आते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है। ठीक है, कई मुद्दों को लेकर, जैसे कि भाई जल विवाद को लेकर कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जल को लेकर विवाद है, ठीक है, तो उसमें केंद्र को भी आना पड़ता है। फिर भौगोलिक सीमाएं हो गई, फिर शिक्षा से रिलेटेड कोई नीति हो गई भाई, हो सकता है केंद्र ने कोई नीति बनाई परंतु राज्य उस नीति से भाई वो नहीं है, वह मतलब वो नहीं चाहता कि ये नीति फॉलो आउट हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाती है। फिर आती है सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र और राज्य के संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, सहकारी संघवाद में क्या होता है भाई, उसकी जो भावना है उससे केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनको अच्छा करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट देखते हैं समकालीन संघवाद और नव उदार सुधारों का प्रभाव। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद राज्यों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिली। ठीक है, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद जो राज्य है उसको और ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता मिली भाई, अपने यहाँ पे अच्छे प्रकार से भाई खर्च करने के लिए। ठीक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता दी गई कि भाई आप खर्च कर सकते हो, अच्छी अच्छी व्यवस्था आप लाओ। उदारीकरण के बाद राज्य विदेशी निवेशों को आकर्षित करने में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, जब उदारीकरण आया ना तो उसके बाद हर एक राज्य अपने जो विदेशी निवेशक हैं, निवेशकों मतलब फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए स्वतंत्र होता। उससे पहले उदारीकरण नहीं था, जब उदारीकरण नहीं था तब ना बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था भारत, परंतु अब कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेट चाहता है कि भाई बाहर से हैवी फंडिंग मिले हमें, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट हो हमारे यहाँ पे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा अच्छा हो। तो ये करने की स्वतंत्रता अब राज्य के पास है। परंतु जीएसटी जैसे कुछ कदमों ने राज्य की कराधान क्षमता को सीमित किया है, जिसमें संघवाद पर बहस तेज हुई है। ठीक है, फिर जीएसटी जैसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि राज्य जो काम कर रहा था वो उसकी क्षमता जो हुई थी वो सीमित हुई थी, लिमिटेड हुई थी, और जिससे संघवाद पर और ज्यादा बहस तेज हुई थी। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं। फिर आता है निष्कर्ष। भारत का संघवाद एक जीवंत और विकास विकसित प्रणाली है। यह संविधान में निहित एक लचीली व्यवस्था है जो विविधता में एकता को संभव बनाती है। सहकारी संघवाद की भावना के साथ केंद्र राज्य मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद जो है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर दोनों अच्छे से काम करते हैं, तो वो देश को मजबूत बनाते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। हालांकि समय समय पर इसे सुधारने की आवश्यकता है ताकि राज्य की स्वतंत्रता बनी रहे और केंद्र सरकार वो केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है वो भी संतुलित रहे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका निष्कर्ष। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का आंसर भी देख सकते हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, पहला, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आ जाता है, पांचवा पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है, ये छठा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें पूछा गया है भारत में रियासतों के एकीकरण में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो रियासतें थी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उस समय, ठीक है, तो उस समय उन रियासतों को एकीकरण करने के लिए जो जो चुनौतियां सामने आई थी उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भूमिका में आप लिख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय देश की एकता को बनाए रखने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय भारत में राजा महाराजा का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो रियासतें थी, तो उस समय जब भारत आजाद हुआ था, पूरा भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या था कि भाई एकता बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी था और बहुत बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत में लगभग 565 रियासतें थी, मतलब प्रिंसली स्टेट थी, जिनका भारत के संघ में विलय मतलब इंटीग्रेशन होना आवश्यक था। ठीक है, मतलब उस समय कितनी थी, भारत जो था वो 565 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, क्योंकि रियासतें थी तो हर एक राजा चाहता था कि भाई हमारी एक सेपरेट हो। ठीक है, हम किसी में भी विलय नहीं करेंगे, तो ये वो मानते थे। इन रियासतों में से कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विविध और स्वतंत्र थी। ठीक है, कई रियासतें ऐसी थी जो कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से विविध और मतलब स्वतंत्र थी। भारत सरकार के सामने इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना एक उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। ठीक है, तो ये हो जाता है। पहला पॉइंट में आप लिखते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या क्या आए थे, तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है कि रियासतों की स्वायत्तता और अलगाव की भावना। ब्रिटिश शासन के समय रियासतें
पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है? जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रही थी ना, तो उस समय रियासतों के ऊपर दबाव था ब्रिटिश शासन का, ठीक है? तो उस समय वो पूरी तरह से स्वतंत्र, लेकिन आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्रता थी। मतलब वो अपने यहाँ पे तो भाई पूरी तरह से शासन व्यवस्था चला सकता था वो रियासत, जो वहाँ का राजा था वो, परंतु उसके ऊपर भी जो था, उसके ऊपर दबाव था ब्रिटिश शासन का, ठीक है? स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों ने स्वयं भारत को या पाकिस्तान में विलय करने की बजाय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। यह एकता के लिए एक बड़ा खतरा था। अब देखिए, समझ लीजिए कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो जितने भी जो आप कह सकते हैं रियासतें थी ना, उन्होंने भाई खुले तौर पर घोषणा कर दी थी कि भाई हम लोग किसी भी मतलब भारत में या पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में नहीं जुड़ेंगे, हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना एक अलग राष्ट्र मतलब देश बनाएंगे, ये उन्होंने घोषणा कर दी थी, ठीक है? अब अब सपोज करिए कि भाई भारत के 565 हिस्से हो जाएं, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होगी उस समय। तो उस समय कई रियासतें जिन्होंने ये कह दिया था, ठीक है, उनको जोड़ना जरूरी था अपने अंतर्गत, इसीलिए भारत में भाई उस समय वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एकता बनी रहेगी, अदरवाइज भारत हिस्सों में बढ़ जाएगा तो भारत पावरफुल नहीं रहेगा, तो ये उस समय ध्यान दिया गया था, ठीक है? दूसरे पॉइंट में बताया गया कि प्रमुख रियासतों का विरोध हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कुछ रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने विशेष रूप से एकीकरण का विरोध किया। तो ये 3 रियासतों की अगर हम बात करें, ये बड़ी रियासतें थी, तो इन्होंने भई खुले तौर पर भई एकीकरण मतलब जुड़ने से विरोध किया था, मना कर दिया था। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मुस्लिम शासक निज़ाम ने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की थी, लेकिन अंततः पुलिस कार्रवाई मतलब ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद के जो नवाब थे भई, निज़ाम थे, सॉरी निज़ाम थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है? और हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था 1948 में, ठीक है? मुस्लिम शासक जो निज़ाम थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी मांग करी कि भई हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएँगे, परंतु अंत में क्या हुआ कि पुलिस कार्रवाई हुई 1948 में, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके माध्यम से हैदराबाद को अपने हिस्से में मिला लिया गया था। फिर जूनागढ़ आता है, तो नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, ठीक है? जूनागढ़ जो है, वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, जबकि वहाँ की जनता भारत में विलय चाहती थी। जनमत संग्रह हुआ और इसके माध्यम से समाधान हुआ, ठीक है? अब वहाँ का जो नवाब था जूनागढ़ का, वो चाहता था कि भई हम पाकिस्तान में मिलें, ठीक है? उसने ये घोषणा करी, परंतु वहाँ की जनता चाहती ही नहीं थी पाकिस्तान में, मुस्लिम कंट्री में जॉइन होना, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा उस प्रकार से कि भई जनमत संग्रह हुआ, वोटिंग हुई और वोटिंग के आधार पर भारत में उसको जो है जोड़ा गया, क्योंकि भई वहाँ की पब्लिक ने यही वोट दिया था कि जी हम भारत में जुड़ना चाहते हैं, तो। फिर आता है कश्मीर। राजा हरि सिंह ने विलंब किया और बाद में पाकिस्तान समर्थित आक्रमण के बाद भारत में विलय किया, जिससे आज भी समस्या बनी हुई है। अब देखिए, समझिए कि किस प्रकार से जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उस प्रकार की अगर हम बात करें, तो जो कश्मीर के राजा थे उस समय, उन्होंने भाई जोड़ने भारत में जुड़ने से मना कर दिया, ठीक है? उन्होंने कहा भाई हम अपना अलग ही प्रिंसली स्टेट बनाएंगे, परंतु पाकिस्तान तो उस समय था, ठीक है? पाकिस्तान बन चुका था। अब पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने हमला कर दिया भाई कश्मीर के हिस्से पे, ठीक है? भाई वहां के राजा को लगा जी हमारा तो सब कुछ छिन जाएगा, ठीक है? तो इस तौर पे उन्होंने भारत में विलय करने के लिए हाँ भर दी, ठीक है? परंतु जो हमला हुआ था, उस हमले से क्या हुआ कि भाई बंटवारा, हिस्से बंटवारी काफी हद तक हो चुकी थी, कब्जा किया जा चुका था, ठीक है? तो इसीलिए वो समस्या जो है वो आज भी चलती है, परंतु वहां के राजा ने विलंब किया था, मतलब टाइम लिया था भारत में जुड़ने में, जिसमें ये कारण एक बन, ठीक है? ये हो जाता है आपके 3। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है कि भाई रियासतों के शासक का विरोध और संदेह। कई रजवाड़ों के शासक भारत सरकार के इरादों पर संदेह कर रहे थे, ठीक है? वे अपने विशेष अधिकार मतलब प्रिविलेजेस, आय और पदों को लेकर चिंतित थे। भारत सरकार ने इन्हें राजनीतिक विलय में मनाना कठिन कार्य था। अब देखिए, समझ लीजिए एक बार, नॉर्मल से पॉइंट है, देखिए, एक राजा की फैमिली है, ठीक है? उन्होंने हमेशा राजघराने में भी जीवन जिया है, परंतु जब उन्हें भारत में जुड़ने के लिए कहा गया, ठीक है, उससे पहले क्या था कि भाई जब वो राजा थे, भाई भारत आजाद नहीं हुआ था, तब तक उनके ऊपर ब्रिटिश इंडिया का वो था, थोड़ा सा दबाव था, ठीक है? ब्रिटिश इंडिया उनके ऊपर देख रेख रखती थी, अच्छा, ठीक है, टैक्स वैक्स लेना, ये सारा काम किया जाता, परंतु अब भाई भारत आजाद हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह से। अब रजवाड़ों ने क्या करा, घोषणा कर दी। कई रजवाड़े ये चाहते थे कि मतलब इरादा था, उन्हें संदेह था कि भाई भारत में अगर हम जुड़ जाएंगे ना, तो हमारे जितने भी प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस मतलब हमारे जो विशेष अधिकार है, नॉर्मल लोगों से जो हमें अधिक अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार हमसे छिन जाएंगे, इस चीज का उनको डर था, ठीक है? चिंता थी भाई उनके राजा की पोस्ट चली जाएगी, ठीक है, उनके फैमिली में भाई जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वो सब चली जाएंगी। दूसरा, उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, विशेष अधिकार, वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें का उन्हें डर था, जो कि एट द एंड हुआ भी, क्योंकि देखिए भारत एक राज्य है, मतलब भारत एक देश है, ठीक है? उसमें अगर हम भाई सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? हम कुछ लोगों को तो भाई बहुत अच्छे-अच्छे विशेष अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि वो राजा की फैमिली से, कुछ लोग जो नहीं है उनको हम निचले अधिकार दे रहे हैं, तो ये गलत था, ठीक है? इसीलिए एट द एंड क्या हुआ कि भाई कई सारी जो चीज़ें थी उन्हें आगे समय में हटा दिया गया था, परंतु शुरुआत में भाई उन्हें विलय करने के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकी वो उन्हें देनी पड़ी थी, ठीक है? प्रिविलेजेस भी शायद देने पड़े थे, ठीक है? तो ये हो जाता है। तो भारत सरकार को इन्हें
राजनीतिक विलय के लिए मनाना थोड़ा कठिन था, कठिन कार्य था। ठीक है, भारत सरकार के लिए एक कठिन काम था कि भाई राज्य को मनाना, मतलब उस राजा को मनाना कि भाई हम आपको ना अपने उसमें शामिल करते हैं, परंतु आपके पास विशेष प्रिविलेजेस जो है वो आपके पास रहेंगे। इस चीज के लिए मनाना थोड़ा कठिन था, परंतु एट द एंड ये हुआ। चौथा पॉइंट आता है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो भारत की रियासतें आकार, स्थान और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर अत्यंत विभिन्न थी। ठीक है, भारत में जो रियासतें थी ना, वो आकार, मतलब भाई क्षेत्र के आकार के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्थान के अकॉर्डिंग, संस्कृति के अकॉर्डिंग बहुत अलग थी एक दूसरे से। कुछ रियासतें एक दूसरे से कटी हुई थी, जैसे बलूचिस्तान और पूर्वी रूप से रियासतें, जिससे उन्हें मिलना प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, कई ऐसी रियासतें थी जिन्हें अपने अंदर मिलाना भारत के लिए काफी कठिन था, जैसे कि बलूचिस्तान या फिर उत्तर पूर्व की जो रियासतें थी, क्योंकि वो एक प्रकार से ज्योग्राफिकली ही नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफिकली ही मिलाना उन्हें कठिन था। तो ये हो जाता है। पांचवा पॉइंट आता है कि कानूनी और संवैधानिक अड़चने। रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग संधियां की हुई थी। ठीक है, जितनी भी रियासतें चल रही थी ना, उनके साथ ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग संधियां कर रखी थी। इन संधियों को रद्द करके एक समान संविधान के तहत लाना एक संवैधानिक चुनौती थी। ठीक है, जितनी भी भाई अच्छी, देखिए, रियासतों के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार ने भाई उन्हें भाई वादे कर रखे थे कि भाई हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। ठीक है, अब जब भारत में मिलने की बारी आई तो सभी रियासतों को सेम भाई ओहदे पे नापा जाएगा। ठीक है, सभी रियासतों को बराबरी दी जाएगी। तो उस समय भाई एक समान संविधान के तहत सभी रियासतों को साथ ला रहे हैं, एक संवैधानिक चुनौती। भारत सरकार को वैधानिक प्रक्रिया को पालन करते हुए इन रियासतों को एकीकृत करना था। ठीक है, भारत सरकार को क्या करना था, वो जो विधान है, ठीक है, जो वैधानिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना था और सभी रियासतों को एक साथ लाना था। ठीक है, ताकि सभी रियासतें एक तौर पर एक ही चीज के लिए मान जाए और राजी हो जाए। ठीक है, तो ये था पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट आता है कि जनता की आकांक्षाएं और दबाव। रियासतों की जनता, विशेषकर किसान और श्रमिक वर्ग, ने शोषण और दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। कई स्थानों पर जन आंदोलन हुए, जिससे केंद्र सरकार पर विलय की प्रक्रिया तेज करने का दबाव पड़ा। उदाहरण के लिए तेलंगाना में किसान आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, उससे केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा कि भाई जल्द से जल्द ये चीज की जाए। ठीक है, अब तो खैर तेलंगाना तो बाद में बना था, पर उससे पहले जो स्टेट था, ठीक है, उसमें ये हुआ था। तो ये हो जाता है छठा पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं, निष्कर्ष आ जाता है यहाँ पे। अब निष्कर्ष क्या क्या बात की गई कि भारत में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और बहुआयामी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की कुशल कूटनीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीति के कारण इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफल किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कह सकते हैं, और वीपी मेनन को भाई मेन रोल में माना गया था कि भाई भारत में सभी जो जितनी भी रियासतें थी उन्हें जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने तो बहुत बड़े काम किया भारत को जोड़ने का, भारत को एक करने का। अदरवाइज भारत के आगे बहुत ज्यादा टुकड़े होते। ठीक है, उन्होंने शासकों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया और बाद में मर्जर एग्रीमेंट के माध्यम से पूर्ण एकीकरण के लिए भी सुनिश्चित कर दिया। इस प्रकार भारत की एकता और अखंडता की नींव जो है रखी गई, जिससे देश की संगठित और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था। यह ऐतिहासिक कार्य भारत की राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। ठीक है, कि भाई देखिए, ऐतिहासिक कार्य था। भारत में 565 रियासतें थी, उन्हें एक साथ जोड़ना, सभी को मनाना। ठीक है, कि भाई सभी को मनाना, एक साथ मनाकर लाइन में लाना, ये सब काफी बड़ा काम था उस समय। ठीक है, तो ये वो चुनौती थी। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दिए गए हैं, सेम आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आप पॉज करके ना पढ़ सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, फिर आ जाता है अंत में आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये कंक्लूजन लिखना आपके लिए जरूरी है। ये हो जाता है। फिर आ जाता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत में मुख्यमंत्रियों की शक्ति, भूमिका और प्रकारों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, भारत में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी क्या भूमिकाएं और उनके क्या प्रकारें हैं, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, भारत क्या है, भारत एक संगठनात्मक, मतलब फेडरल गणराज्य है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां होती है उसका विभाजन हो रखा है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था। राज्य के स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार को वास्तविक नेतृत्व करता है और राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य, वो सॉरी, प्रमुख होता है। देखिए, समझिए कि राज्य जो होता है ना, राज्य के होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, हरियाणा के हो गए मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये होते हैं मुख्यमंत्री, ये होते हैं भाई कार्यपालिका के प्रमुख। ठीक है,
अब मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक नेतृत्व करता है, मतलब मुख्यमंत्री पूरी तरह से पूरे राज्य की जो सरकार है उसे चलाता है, उसको लीड करता है, ठीक है। और राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो उसका प्रमुख होता है, ठीक है। फिर यद्यपि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के पास होती है, ठीक है। एक प्रकार से जो राज्यपाल है ना, वो तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, मतलब संविधान के तौर पर राज्यपाल प्रमुख माना गया है, किसका? राज्य का, ठीक है। राज्यपाल को प्रमुख माना गया है संवैधानिक तौर पर। परंतु अगर हम वास्तविक देखें या रियलिटी में देखें तो कार्यपालिका के पास जो मेन पावर, कार्यपालिका में जो मेन पावर होती है वो होती है मुख्यमंत्री के पास और उसके मंत्री परिषद के पास, मतलब मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं बाकी, ठीक है। इस उत्तर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आप देखते हैं। तो मुख्यमंत्रियों की शक्ति, भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो पहले आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके पद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त करके की जाती है जो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। देखिए समझ लीजिए, एक राज्य है जैसे दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में कई सारी पार्टी हैं, तो जो पार्टी जीतेगी उस पार्टी का आप कह सकते हैं कि नेता, जिसको उस पार्टी के द्वारा चुना गया है, उसको राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्त करेगा। किसके तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर। जैसे कि अभी तक अरविंद केजरीवाल थे, ठीक है, उसके बाद फिर बीजेपी के नेता आई हैं, तो इस प्रकार से होती है चीजें, ठीक है। इस प्रकार से राज्यपाल के द्वारा भाई जो होता है नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, किसको? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास, मतलब कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, ठीक है। मुख्यमंत्री का एक प्रकार से हम यहाँ गए, मुख्यमंत्री के जो चुनाव होते हैं वो भी एक अराउंड 5-5 साल के अराउंड आसपास कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, परंतु जो कार्यकाल है ना, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता। किस प्रकार से? देखिए, एक प्रकार से हम कहें कि भाई मुख्यमंत्री जो है एक पार्टी के द्वारा एक नेता को भाई बहुत लंबे टाइम तक चुना जा चुका है, ठीक है भाई। वो हो सकता है कि 4 बार मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा हो, चारों बार जीता हो और चारों बार खुद ही मुख्यमंत्री बना हो। क्यों? क्योंकि भाई विधानसभा में कॉन्फिडेंस उसको प्राप्त है, ठीक है। विधानसभा का जो विश्वास है वो उस व्यक्ति को प्राप्त है, इसीलिए वो बार बार जो है मुख्यमंत्री बन रहा है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई पार्टी को लगा तो पार्टी ने नेता चेंज कर दिया, ठीक है, किसी और को अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री के जो पद है उसके लिए भेज दिया, तो इस प्रकार से चीज होती है। फिर दूसरे में आता है मुख्यमंत्री की कार्यकारी भूमिका। मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य की जो मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष, मतलब उसका लीडर होता है, ठीक है। यह मंत्रियों को नियुक्त, उनके विभाग आवंटित करना और आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाने और सिफारिश राज्यपाल से करता है, ठीक है। देखिए, मंत्री जो मुख्यमंत्री होता है ना उसका कई सारे काम होते हैं, जैसे कि भाई अपने मंत्रियों को नियुक्त करना कि भाई कौन सी पोस्ट पर कौन सा हमारा व्यक्ति बैठेगा। जैसे कि भाई कई सारी होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई मुख्यमंत्री सारे काम चला रहा है, नहीं। एक प्रकार से शिक्षा के सेक्टर के लिए एक है भाई, और कह सकते हैं कि हम भाई इंडस्ट्री लेवल पर जो काम हो रहे हैं उसके लिए एक मंत्री बना दिया गया। तो इस तरीके से मंत्रियों की नियुक्ति होती है, उनको जो विभाग मिलता है वो आवंटित किया जाता है, ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार। और साथ के साथ भाई अगर भाई एक प्रकार से होता है ना कि मंत्रियां जो होते हैं अपने हिसाब से चीजें करने लगते हैं, तो जब लगता है मुख्यमंत्री को कि भाई ये तो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो उसको हटाने का काम, उसको सिफारिश का काम राज्यपाल के द्वारा ये करवाता है, ठीक है। राज्यपाल से उसकी सिफारिश भी करता है, तो इस प्रकार की चीजें होती है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य के प्रशासन को संचालित करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने मंत्रियों के साथ मिलकर जो राज्य है उसकी प्रशासन व्यवस्था, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसको अच्छे से चलाता है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल क्या है? मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह पर कार्य करता है, और यह सलाह मुख्यमंत्री के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। एक प्रकार से ये हो सकता है, इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी मंत्री परिषद को कहा कि जी भाई ये आप चीज राज्यपाल को समझा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ कि भाई मुख्यमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद राज्यपाल को भाई बताती है, सलाह देती है कि भाई ये काम होना चाहिए, और ये हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट आता है विधायी भूमिका। तो विधायी में क्या भूमिका है? तो मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार का नेता होता है। वह विधानसभा की कार्यसूची, मतलब एजेंडा तैयार करता है और उसमें सरकार की नीतियों को प्रस्तुत भी करता है, ठीक है। वह मुख्यमंत्री क्या करता है? विधानसभा की कार्यसूची को तैयार करेगा, उसमें सरकार की जो नीतियां हैं उसे प्रस्तुत करेगा। वह विश्वास मत, बजट प्रस्तुत करना, विधायक लाना, चर्चा में भाग लेना जैसे जो कार्य है ये मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि भाई टॉप लीडर है तो लीडर के ऊपर भी कई सारे काम होते हैं। मुख्यमंत्री विपक्ष के सवालों का उत्तर देता है और विधानसभा में सरकार की
और से बोलता है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करता है, विपक्ष के जो सवाल है ना भाई, अपोजिशन जो है उसके सवाल जो है उसके जवाब देगा, ठीक है। और भाई जो विधानसभा में आप कह सकते हैं कि भाई चर्चा के लिए जाते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो सरकार की तरफ से भाई बात भी करेगा। चौथा पॉइंट आता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या संबंध है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल को भाई सूचना देता है मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए किसी निर्णय के बारे में, ठीक है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार संपर्क बना रहता है। कुछ आपातकालीन मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह को ना मानकर अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परंतु सामान्यतः वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है, ठीक है। देखिए, राज्यपाल जो होता है ना, वो राज्यपाल एक प्रकार से भाई मुख्यमंत्री के बराबर का लेवल होता है, ठीक है, परंतु पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। अब इसमें क्या है कि भाई राज्यपाल मुख्यमंत्री से कई बार हो सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन है भाई, मतलब मान सकते हैं कि भाई दिल्ली में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो वहां पे राज्यपाल हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री की सलाह ना माने, वो अपने हिसाब से उसे जो ठीक लगे वो काम करे, ठीक है। परंतु ज्यादातर टाइम यही होता है कि भाई मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर ही कार्य किया जाता है, परंतु कुछ सिचुएशंस में, कुछ आप कह सकते हैं कि भाई ऐसे इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस में जो है वो सलाह ना मानकर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह ना मानकर अपने मन से काम कर सकता है, ये उसके पास पावर भी है। पांचवी आती है मुख्यमंत्री की नीति निर्धारण की भूमिका। तो मुख्यमंत्री राज्य के लिए नीति, राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्य के लिए नीतियां बनाता है और उन नीतियों को भाई सही से क्रियान्वयन किया जा रहा है, सही से काम किया जा रहा है, इस चीज का भी सुनिश्चित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विश्वास आदि क्षेत्रों में योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करता है भाई, शिक्षा के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री लेवल के सेक्टर में विकास आदि, मतलब उसकी डेवलप, उन सेक्टर्स की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वो बनाता है और उन्हें चालू करता है, उन्हें क्रियान्वित करता है। राज्य के बजट और वित्तीय मामलों में भी केंद्रीय भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्य का जो बजट है या फिर भाई जो वित्तीय से रिलेटेड फाइनेंशियली कोई मामला है, तो उसमें भी प्रमुख भूमिका जो है वो निभाता है। छठा पॉइंट आता है संकटों का नेतृत्व। राज्य में किसी प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था की समस्या या अन्य संकटों की स्थिति में मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन भाई जहाँ पे आपदा आ जाए, ठीक है, कोई भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ट्रेजिडी हो जाए, तो इन सब चीजों के लिए भाई समस्या का जो है, ठीक है, व्यवस्था करना, ठीक है, उस संकट से स्थिति में बाहर निकलना, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करता है। वह केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करने, सुरक्षा बलों की मांग तथा त्वरित निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री भाई केंद्र सरकार से सहयोग मांग सकता है, ठीक है, सुरक्षा बलों की मांग कर सकता है और इस प्रकार के जो निर्णय है वो लेने के लिए वो बाध्य है, उसके पास वो पावर है, ठीक है। ये हो जाता है आपका पॉइंट। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री राज्य शासन का प्रमुख स्तंभ होता है। वह राज्य मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है और राज्यपाल के साथ समन्वय भी स्थापित करता है, ठीक है। एक प्रकार से ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री को चुनता है, ठीक है, मतलब जो भी नेता आता है उसको अपॉइंट करता है राज्यपाल। उसके बाद राज्यपाल के साथ सलाह होती रहती है मुख्यमंत्री की टाइम टू टाइम, ठीक है, कम्युनिकेशन में रहता है ताकि जो व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से चलाई जा सके। मुख्यमंत्री की भूमिका केवल कार्यपालिका के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दिशा है उसको भी तय कर सकता है, ठीक है। ये हो जाता है, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है अपॉइंटमेंट एंड पोजिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, सीएम जो होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपके दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो जाता है आपके 6 पॉइंट। उसके बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन, ठीक है, ये आपको लिख देना। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जेंडर क्या है, क्या आपके विचार में महिला आरक्षण ने भारत की राजनीति में सत्ता का गंत्यात्मकता को बदल दिया है? उत्तर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे भाई जेंडर के बारे में पूछा गया, फिर पूछा गया महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है क्या उसने राजनीति में जो सत्ता है उसमें चेंजेस किए हैं या नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं। भूमिका या फिर आप जो परिचय लिखेंगे उसमें आप बता सकते हैं कि जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जो स्त्री और पुरुषों की भूमिकाओं, व्यवहार, अधिकारों और कर्तव्यों को समाज द्वारा निर्धारित करता है, ठीक है। जेंडर क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, एक प्रकार से भाई अवधारणा होती है ना कि भाई प्रिंसिपल के तौर पे मान लिया गया, तो वो है जो स्त्री और जो पुरुष हैं, ठीक है, मेल और फीमेल्स हैं, उनकी उनकी भूमिका, व्यवहार और अधिकार और कर्तव्यों को समाज के द्वारा निर्धारित करता है। यह केवल जैविक भिन्नता मतलब सेक्स डिफरेंस पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह समाज की सोच, परंपराओं, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं से निर्मित होता है, ठीक है। केवल सेक्स डिफरेंस होना ही
एक प्रकार से रूल नहीं है, ठीक है। ये और भी कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे समाज की क्या सोच है, परंपरा क्या है, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं क्या है, मतलब पुराने समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था किस प्रकार से चले आ रही है वो सब, ठीक है। जेंडर असमानता के कारण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया, ठीक है। देखिए, जेंडर असमानता के कारण क्या हुआ, महिलाओं को ना बहुत लंबे टाइम तक भाई शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई भारत में ऐसा नहीं है कि ये अभी भी, आज के टाइम में भी आप लोग देख सकते हैं कि कई जगहों पर साफ साफ महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत खराब है, ठीक है। उनको आर्थिक रूप से कोई भी संसाधन प्रोवाइड नहीं किया गया, और यहाँ तक कि उन्हें राजनीतिक तौर पर भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ठीक है। अब समय थोड़ा चेंज हो रहा है, हमें हमें देखने को मिलता है कि भाई जो फीमेल्स हैं वो शिक्षा के सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य के सेक्टर में हम कह सकते हैं कि भाई उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, आर्थिक रूप से वो अपना विकास कर रही हैं और राजनीति में भी आ रही हैं, परंतु एक लंबे समय तक उन्हें इन सब चीजों से दूर रखा गया था, ठीक है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा, जिसने सत्ता के स्वरूप और उसके प्रभाव को चुनौती दी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई जो महिलाओं को आरक्षण मिला, ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि पहल बनकर सामने आया लोगों के, और जिसने क्या करा, सत्ता का जो स्वरूप था उसमें काफी बड़ा चेंजेस किया, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ पुरुषों ने ही सत्ता को संभाला है, पुरुषों ने ही सत्ता को चलाया है, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। मुख्य बिंदुओं में आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि जेंडर की परिभाषा और सामाजिक निर्माण के बारे में बात कर सकते हैं। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो यह तय करती है कि महिलाओं और पुरुषों को से क्या अपेक्षा होगी, ठीक है। महिलाओं से क्या अपेक्षा रखी जाएगी, पुरुषों से क्या अपेक्षा रखी जाएगी। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो कि ये तय करती है, ठीक है। यह भूमिका जन्म से नहीं आती, बल्कि समाज और संस्कृति से सीखी जाती है, ठीक है। जन्म से ही आपकी ये भूमिका नहीं होती, परंतु हम समाज में रहते हैं, हम ये सब चीजें सीखते हैं। उदाहरणतः महिलाओं को कोमल, त्यागी और सेवा करने वाली समझा जाता है, वहीं पुरुषों को निर्णायक, कठोर और प्रभुत्वशाली माना जाता है, ठीक है। महिलाओं को क्या माना जाता है, महिलाओं को कोमल माना जाता है, महिलाओं को त्यागी माना जाता है कि भाई वो चीजें त्याग कर सकती है, ठीक है। महिलाओं को सेवा करने वाली माना जाता है समाज के तौर पर, ठीक है। और वहीं हम देखें तो आप पुरुषों में देख सकते हैं कि भाई पुरुषों को क्या माना जाता है, निर्णायक, मतलब डिसीजन लेने वाला माना जाता है, एक कठोर व्यक्ति माना जाता है, और प्रभुत्वशाली मतलब पावरफुल भी माना जाता है पुरुषों को, ठीक है। वर्तमान में चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं, परंतु हम कहें कि अगर हम समाज में, ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे हम ये चीजें आए दिन देखते हैं। इस दृष्टिकोण से जेंडर महिलाओं को, महिलाओं के दमन मतलब ऑब्सेशन, और पितृसत्तात्मक सत्ता मतलब ठीक है, पितृसत्तात्मक जो सत्ता है को बनाए रखने का एक उपकरण बन जाता है, ठीक है। इसे अगर हम बात करें तो जेंडर क्या है, जेंडर एक ऐसी चीज बन जाता है जो कि पितृसत्तात्मक चीजों को बनाए रखे हुए है और महिलाओं का दमन कर रहा है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है राजनीति में महिलाओं की ऐतिहासिक अनुपस्थिति। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक पुरुषों का वर्चस्व रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ महिलाएं सक्रिय, मतलब कुछ महिलाएं जो थी सक्रिय रही, कुछ महिलाओं ने सक्रिय रूप से काम करा, लेकिन संवैधानिक लोकतांत्रिक स्थापित होने के बाद भी विधायिका, मंत्रिमंडल, पंचायत आदि महिलाओं की संख्या सीमित रही, ठीक है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत लंबे टाइम समय तक चला था, ठीक है। उसमें कई महिलाओं ने भी है भाई अपना योगदान दिया, परंतु जब भारत बना, ठीक है, भारत आया भाई, उसका संविधान लिखा गया, ठीक है, उन सब चीजों में भी बहुत लंबे टाइम तक महिलाओं को किसमें, विधायिका में दूर रखा गया, महिलाओं को मंत्रिमंडल में महिलाओं को दूर रखा गया, फिर पंचायत जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भी महिलाओं को दूर रखा गया था, उनकी संख्या जो थी सीमित थी। यह स्थिति जेंडर आधारित असमानता को दर्शाती है, जहां सत्ता तक पहुंच पुरुषों का विशेषाधिकार बना रहा, ठीक है। ये जो जेंडर रिलेटेड जो चीजें हैं ना, ये असमानता, ये हमें दिखाती है कि भाई बहुत लंबे समय तक पुरुषों को प्रिविलेज रहा, या फिर हम कहें उनको विशेष अधिकार रहा कि वो सत्ता में रह सकते हैं, परंतु महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई एक प्रकार से ये है कि जेंडर जो है वो असमानता दर्शाता है कि समाज में के महिला और पुरुष बिल्कुल अलग हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं, ये चीज दिखाता है। तीसरा पॉइंट आता है महिला आरक्षण की अवधारणा और कानूनी ढांचा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% जो है आरक्षण दिया गया, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या बताया गया, पंचायत में और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% जो है आरक्षण दिया गया था। इस 33% आरक्षण की बात कही गई थी, 33% मतलब 33% जो है आरक्षण महिलाओं को रहेगा, बचे हुए जो है वो पुरुष रहेंगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने लाखों महिलाओं को राजनीतिक
प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया। ठीक है, ये एक ऐसा मौका था जहाँ पे वही महिलाओं को लगा कि हम लोग भी अब पॉलिटिकली आ सकते हैं, हम लोग पॉलिटिकली लड़ सकते हैं। ठीक है, 2023 में संसद ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित किया, जो सत्ता में लैंगिक संतुलन मतलब जेंडर बैलेंस की दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम था। 2023 में फिर संसद के द्वारा भाई महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में, राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें आरक्षण दिया गया 33%। ठीक है, महिलाएं उसमें रह सकती है 33%। और नारी शक्ति वंदना अधिनियम आधारित पारित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है कि भाई महिला आरक्षण से सत्ता की गंतव्यता में बदलाव। महिला आरक्षण ने राजनीति की शक्ति संरचना जो थी उसमें चेंजेस किए थे। किस प्रकार से? पहला पॉइंट आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब गांव-गांव में महिला सरपंच और परिषद कार्यकर्ता, जिससे सत्ता केवल पुरुषों के हाथ में नहीं सिमटी रही। ठीक है, अब क्या था भाई, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। मतलब अभी तक सत्ता केवल पुरुषों के हाथ में थी, परंतु अब सत्ता महिलाओं के हाथ में, गांव-गांव बसेरों में। ठीक है, सरपंच हो गए, पंचायती राज में हम बात करें परिषद कार्यकर्ता, तो इसमें महिलाएं आ गई थी। ठीक है, पुरुषों के हाथ से ये जो पोस्टें थी ये सिमट गई थी। नई राजनीतिक संस्कृति का विकास। महिलाएं अपने अनुभव और दृष्टिकोणों के साथ राजनीति में आई, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल कल्याण जैसे जो विषय हैं इनके ऊपर ध्यान दिया गया, इनको प्राथमिकता दी गई थी। प्रेरणा और भागीदारी में वृद्धि। महिला आरक्षण ने समाज में महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में लेने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, महिला जो फीमेल को जो भाई एक प्रकार से हम कहें कि आरक्षण रिजर्वेशन मिला था सत्ता में, समाज, ठीक है, कि भाई पॉलिटिकली वो रिजर्वेशन है उनके पास। तो इसने क्या करा था, समाज में महिलाओं की जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाया था, उन्हें सार्वजनिक निर्णय मतलब आप कह सकते हैं कि पब्लिकली निर्णय लेने के लिए भाई प्रेरित किया कि आप आइए निर्णय लीजिए। पुरुष सत्ता का प्रतिरोध। महिला नेताओं ने पुरुष प्रधान राजनीति को चुनौती दी और यह दिखाया कि महिलाएं भी प्रशासन का नेतृत्व में सक्षम है। ये ज्यादा 7.5 में बताते चुनौतियों और आलोचना। कई बार महिला प्रतिनिधि केवल रबड़ स्टैंप बनाकर बनकर रह जाती है और उनके पति या परिवार सदस्य निर्णय लेते हैं। देखिए, हाँ, ये भी कई बार होता है कि चुनौतियां और आलोचनाएं काफी सारी हैं। ऐसा होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल सी बात है, आपने भी देखा होगा कि जिस जगह पर महिला कैंडिडेट खड़ी होती है ना, चांसेस ये होते हैं कि हो सकता है कि महिला कैंडिडेट को सिर्फ खड़ा करा गया हो उसकी फैमिली के द्वारा, परंतु जो पीछे बैकएंड में जो भाई डिसीजन लिए जाएंगे किस प्रकार से शासन चलाना है, ये या तो महिला के पति लेंगे या उनके पिता लेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। पति हो सकता है भाई, पति ने अपनी बीवी को खड़ा करवा दिया, वो जीत गई, अब सत्ता में उसकी बीवी है। ठीक है, तो अब जो महिलाएं एक प्रकार से हम कहें कि जो भाई निर्णय लेने होंगे ना, वो पति उसमें हस्तक्षेप कर सकता है पूरी तरह से। तो ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, राजनीति दलों में अब महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में अनिश्चितता देखी गई है। ठीक है, महिलाओं को उम्मीदवार बनाने के लिए अब आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी है ना वो अनिच्छुक है, मतलब उत्सुक नहीं है। जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर कई महिलाओं को सशक्तिकरण और वास्तविक लाभ भी नहीं मिल पाता। ठीक है, जाति वही हो गई, वर्ग हो गया या क्षेत्र हो गया, इसके आधार पर कई महिलाएं जो है उनको सशक्तिकरण का जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता, वो भी उन्हें जो लाभ है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये हो जाता है। छठा पॉइंट आता है महिला नेतृत्व के प्रभाव। महिला नेतृत्व में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता को बढ़ाया है। ठीक है, महिला जो नेतृत्व होता है मतलब जो फीमेल लीड करती हैं, ठीक है, तो पारदर्शिता देखी गई है, उत्तरदायित्व को देखा गया है कि मैं हाँ उत्तरदायित्व अच्छे से निभाती है और वो संवेदनशील होती है। कई ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान ने भ्रष्टाचार को रोका, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और समाज में जेंडर के प्रति चेतना बढ़ाई थी। ठीक है, ये सारे काम किए थे। फिर आ जाता है निष्कर्ष। तो भाई निष्कर्ष के बारे में आप लिख सकते हैं, जेंडर केवल जैविक भिन्नता नहीं होती बल्कि सामाजिक संरचना होती है जो सत्ता के वितरण और असमानता में पैदा करती है। महिला आरक्षण एक सामाजिक क्रांति की तरह है जिसने पितृसत्ता को चुनौती दी, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाई थी। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन परिवर्तनशील गंतव्यता को संकेत है। आज की राजनीति में महिलाओं की भूमिका निर्णायक बनी रही है। ठीक है, मतलब यहाँ जेंडर आधारित समानता की दिशा में अब आशा आशाजनक कदम है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये बता सकते हैं कि भाई देखिए समय में चेंजेस आए हैं। भारत में शुरुआत में महिलाओं की स्थिति खराब थी, उन्हें किसी भी प्रकार की आप कह सकते हैं कि छूट नहीं थी, चाहे भाई उन्हें स्वतंत्रता हो, ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, उनपे कई सारे दबाव थे, परंतु आज के समय में चीजें चेंज हो चुकी है, वो पॉलिटिकली आ चुकी हैं। ठीक है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है, बाकी सारी चीजें तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो जाता है, ये आपके कोई इंग्लिश में आ जाता है, आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। मेन पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं, ये चौथा पॉइंट आ जाता है आपका
ये 5वां पॉइंट है आपका क्रिटिसिज्म के बारे में, ये 6वां पॉइंट है इम्पैक्ट के बारे में। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है भारत में धर्म और राज्य के पृथक्करण पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत में धर्म और राज्य को अलग-अलग करने के लिए मतलब पृथक्करण करने के लिए संवैधानिक जो प्रावधान किए गए उनके बारे में बात करते हैं। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर राष्ट्र है, जिसका स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य किसी भी विशेष धर्म से ना जुड़ना तथा सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी एक धर्म को ज्यादा विशेषता ना देकर सभी धर्म को समान विशेषता दे मतलब समान आप कह सकते हैं कि देखेगा। ठीक है, और किसी भी एक धर्म से नहीं जुड़ेगा और सभी को समान दृष्टिकोण से देखेगा, ये रखता है। भारत में राज्य और धर्म के पृथक्करण की अवधारणा पूर्ण नहीं है, परंतु संविधान द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो ये सुनिश्चित करते हैं कि धर्म का प्रयोग ना तो राज्य की नीतियों में है और ना ही नागरिकों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है कि भाई क्लियरली तो नहीं बताया गया है कि भाई धर्म से रिलेटेड चीजें संविधान में, परंतु कई जगह प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जिनसे ये सुनिश्चित होता है कि भाई धर्म का प्रयोग ना तो राज्य की नीतियों बनाने में होगा, ठीक है, और ना ही नागरिकों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा। मुख्य पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आता है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख। तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था। ठीक, यह भारत का एक ऐसा राष्ट्र घोषित कर यह भारत को एक ऐसा राष्ट्र घोषित करता है जहां राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता और सभी धर्मों को समान समानता देता है। ठीक है, भारत किसी एक विशेष धर्म को भाई वो नहीं देता, छूट नहीं देता, विशेष अधिकार नहीं देता। ठीक है, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता है। ये सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आता है कि अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो 25 में है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसको पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 25वां अनुच्छेद। ठीक है, यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, 26वां अनुच्छेद आता है, उसमें बताया गया कि धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक मामलों का स्वतंत्र संचालन करने का अधिकार है। ठीक है, ऐसी कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है या वो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके पास पूरा अधिकार है कि भाई वो अपने धार्मिक रिलेटेड जो मामले हैं उनका संचालन कर सकता है, उनके लिए अधिकार है। ठीक है, जैसे कि पूजा स्थल का संचालन करना, संपत्ति का प्रबंधन करना, ये सब धार्मिक स्थलों के। फिर तीसरा पॉइंट आता है अनुच्छेद 28 का। तो राज्य के नियंत्रण वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जा सकती, हालांकि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित विद्यालयों में छूट है। जैसे कि मदरसों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि वो प्योरली अपने धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। वहीं हम गुरुकुल की बात करें तो वहाँ पे भाई हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में जितनी चीजें हो गई। परंतु अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको ना हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाने को देखने को मिलेगा, ना ही आपको वहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है उसको पढ़ाने से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या सीन है कि भाई राज्य के अंतर्गत जितने भी शिक्षा से रिलेटेड संस्थान आते हैं ना उनमें कोई भी धर्म की बात नहीं की जाएगी, किसी भी एक धर्म की शिक्षा को नहीं दिया जाएगा। तो ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। तो यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और राज्य द्वारा सम्मान संरक्षण करने की जो है गारंटी देता है। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिससे धर्मनिरपेक्षता की नींव को और मजबूत होता है। ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई आप किसी पर्टिकुलर धर्म के हो इसीलिए अब आपके साथ ये चीज होगी, आपके साथ भेदभाव होगा। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की नींव इसी से मजबूत होती है। चौदह चौथा पॉइंट आता है कि अनुच्छेद 15-16 में भेदभाव का निषेध और समान अधिकार सर। अनुच्छेद 15 में बात की गई है राज्य धर्म राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 16वें अनुच्छेद में बात की गई है कि सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान होंगे, जिससे धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और मेनली हम ये बात कर सकते हैं कि भारत में कई जगह ऐसी अनुच्छेद जो संविधान है उसमें कई सारे ऐसे अनुच्छेद है जिसमें ये सब बताया गया है कि भाई धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उसके भाई कार्य क्षेत्र हो जहाँ पे वो काम करता है। ठीक है, या हम कहें कि भाई समाज में किसी भी चीज का क्षेत्र हो, इसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड उस व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून बनाम राज्य का दृष्टिकोण। पहला पॉइंट आता है इसमें कि भारत में धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अर्थ में है।
जहां राज्य सभी धर्मों को समान दूरी से देखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी करता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी करता है, मतलब सभी धर्मों को स्वतंत्रता है और उनका संरक्षण भी वो राज्य ही करता है। ठीक है, और राज्य एक लिमिटेड दूरी से, मतलब एक समान दूरी से सभी धर्मों को देखता है, किसी को भी पास से नहीं देखता, ठीक है, किसी को भी दूर से नहीं देखता, इस प्रकार की। जैसे कि विवाह, उत्तराधिकारी और विरासत जैसे मामलों में पर्सनल लॉ, मतलब व्यक्तिगत कानून बनाए गए हैं, लागू है, जिनका आधार क्या है, धर्म। हालांकि राज्य समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा को अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, धर्म कानून के बीच में दूरी बनाए रखना, स्पष्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हालांकि जो राज्य है ना, राज्य भाई समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाता है। ठीक है, वो अनुच्छेद 14 में नीतियों में बताए गए हैं। ठीक है, उनको फॉलो करता है ताकि धर्म और जो कानून है उनके बीच में अच्छी खासी दूरी बनी रहे। ठीक है, और ये स्पष्ट रहे कि भाई धर्म क्या है और कानून क्या है, ये स्पष्ट होता है किसमें, यूनिफॉर्म कोड जो है उसके अंतर्गत बताया गया है, और राज्य उस चीज का पालन भी करता है। छठा पॉइंट आता है, आखिरी पॉइंट की, नगर पालिका की भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी, न्यायपालिका की भूमिका, मैंने नगर पालिका पढ़ दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में अनेक निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की है, जैसे कि शाहबानो केस, सबीना केस, एस आर बोमई बनाम भारत संघाती के जो केस है इसमें। ठीक है, एसआर बोमई बनाम मामला जो है 1994 का है, में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल संरचना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत का संविधान है ना, उसका जो बेस है, मूल है, ठीक है, उसका एक हिस्सा है, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें हम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस करने के लिए भी बहुत हद तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये जो है न्यायपालिका ने बता दिया था। निष्कर्ष आ जाता है, आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो लेंथी होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो ऊपर बताया है वही आप यहाँ पे नीचे बता सकते हैं धर्म के बारे में। ठीक है, कि भाई राज्य धर्म को अलग रखता है, ठीक है, राज्य अलग रहता है, और इसके लिए कई सारे अनुच्छेद और बाकी सारी चीजें भी है। ये हो जाता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर को समझ सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 14 के बारे में, फिर 15 और 16 के बारे में आ जाता है आर्टिकल, फिर रिलीजियस पर्सनल लॉ के बारे में आ जाता है, और फिर रूल ऑफ जुडिशरी आ जाता है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, भारतीय दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व से बहुदलीय व्यवस्था में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली ये पूछा गया है कि भारतीय दलीय व्यवस्था जहाँ पे पहले एक दल का प्रभुत्व था, अब वो बहुदलीय व्यवस्था बन चुका है, तो इस परिवर्तन के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीतिक व्यवस्था में संचालन जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हमेशा से रहा था। ठीक है, जिसे एक दल प्रभुत्व की स्थिति कहा गया था, परंतु समय के साथ साथ यह प्रणाली जो हुई बहुदलीय व्यवस्था में हुई, क्योंकि आज के समय में हम देख सकते हैं भारत में केवल कांग्रेस नहीं है, भारत में आम आदमी पार्टी है, भारत में बीजेपी है। ठीक है, भारत में आप कह सकते हैं कि और भी कई सारी पार्टीज हैं। ठीक है, तो ये है, यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि से जुड़ा था, बल्कि सामाजिक, क्षेत्रीय और वैचारिक जो विविधताएं थी उसको भी अभिव्यक्त करने का एक परिणाम था। मतलब समाज में केवल मतलब आज के समय टाइम में हम देखें तो केवल कांग्रेस पार्टी की अवधारणा को ही नहीं माना जाता, बीजेपी को माना जाता है। ठीक है, बीजेपी की जो अवधारणा है उसे माना जाता है, साथ के साथ आम आदमी पार्टी के जो अवधारणा है उसे भी माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें उन्हें माना जाता है। फिर मुख्य पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे मुख्य पॉइंट चालू होते हैं। पहला पॉइंट आता है एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति जो थी 1947 से 1967 तक। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र दल था जिसने राष्ट्रव्यापी स्तर पर संगठन, जनधार और नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत बड़े काम करे थे, और उसके बाद जब भारत आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उस समय भी जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने एक ही दल था। ठीक है, उसने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े काम किए थे, जैसे संगठन, जनधार, नेतृत्व जैसे भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने 1952, 1957, 1962 में जो आम चुनाव होते हैं उसमें भारी बहुमत प्राप्त करी थी। केंद्र एवं अधिकतर राज्यों में सरकार अपनी बनाई थी। इस अवधि को राजनीति विज्ञानियों ने कांग्रेस प्रणाली, मतलब कांग्रेस सिस्टम कहा, जिसमें विपक्षी दल तो थे परंतु वे कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने में असमर्थ थे। ठीक है, ये जो टाइम था, मतलब 3 बार, 1952, 1957, 1962। ठीक है, इसमें जो आम चुनाव हुए थे, ठीक है, नॉर्मल वोट्स हुए थे, उस वोटिंग में कांग्रेस पार्टी जीती थी। और उस समय को जो राजनीतिक विज्ञानी हैं उन्होंने कहा था कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली कहा था, मतलब पर्टिकुलर टाइम में भाई कांग्रेस ही जीती है लगातार
आप कह सकते हैं 15 साल तक कांग्रेस ने पूरा शासन अपना किया था। उस समय जो भी और भी पार्टीज थी वो कांग्रेस की जितनी बड़ी नहीं थी और ना ही उसे चुनौती दे पाती थी। फिर आता है दूसरा पॉइंट, एक दलीय प्रभुत्व का क्षरण। अब यहाँ से जो एक दलीय प्रभुत्व मतलब कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो खत्म होता नजर आया 1967 से 1988। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पहली बार कमजोर हुई। 9 राज्यों में गैर कांग्रेस जो सरकारें बनी थी। ठीक है, 9 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, वहां पर वो नहीं जीत पाई थी। ठीक है, इस चरण में विभिन्न विपक्षी दल ने कांग्रेस के विरुद्ध गठबंधन बनाए थे, जिनमें संयुक्त विधायक दल था या संयुक्त मोर्चा कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी, नीतिगत असंतोष और नेतृत्व में अस्थिरता ने भी इसकी पकड़ कमजोर करी थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में अंदर ही कई सारी कमियां थी, जैसे हम बात करें कि गुटबाजी थी, नीतिगत थे, असंतोष था। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता था, नेता बनना चाहता था, लीडर बनना चाहता था। तो ये सारी चीजें देखी गई कांग्रेस पार्टी के बारे में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये माना जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी इन्हीं कुछ कारणों से क्या हुई थी, जो थी उसकी स्थिति कमजोर हुई थी। तीसरा पॉइंट आता है बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत और संस्थापना 1989 से 1999, नवासी से 1999 तक। 1989 में कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। जनता दल ने अन्य दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई। यह संगठन सरकार का दौर था। ठीक है, यह गठबंधन सरकार का दौर था। मतलब यहाँ पे जो सरकार बनी थी वो मिलकर बनाई गई थी कई अन्य पार्टियों के द्वारा। 1990 के दशक मतलब 1990 से 2000 तक का जो टाइम था, उसमें राष्ट्रीय सरकार पर कई राजनीतिक दलों ने उभरना शुरू किया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि कोई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि सामने आई थी, जैसे कि डीएमके। ठीक है, फिर बीएसपी हो गए, एसपी हो गए, फिर टीडीपी हो गए, बीजेडी हो गए। ये जो दल थे ये उभर कर सामने आए थे, ये क्षेत्रीय दल थे। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एक वैकल्पिक राष्ट्रीय दल के रूप में प्रस्तुत किया और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ने अपना खुद को एक वैकल्पिक दल या वैकल्पिक राष्ट्रीय दल के रूप में प्रस्तुत किया, मतलब कि कांग्रेस के सिवा भी आपके पास विकल्प है, इस तौर पर दिखाया था अपने आप को। ठीक है, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो नेतृत्व की गई थी पार्टी भी, ठीक है, बीजेपी, उन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, वो सरकार में जीते। फिर बहुदलीय व्यवस्था की स्थायित्व की और बहुदलीय व्यवस्था की जो स्थायित्व है उसकी और हम बात करते हैं तो 2000 के बाद का टाइम है। तो 2004 और 9 में यूपीए मतलब संयुक्त गतिशील गठबंधन सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में शासन किया, जिसमें कई सारे क्षेत्रीय दल साझेदारी में थे। ठीक है, यूपीए जो थी उसने सरकार बनाई। ठीक है, और एक प्रकार से भाई कई सारे दल उसमें शामिल थे। 2014 से 19 14 और 19 में बीजेपी ने एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत जो है पार्टी सरकार बनाई थी, बहुमत प्राप्त करी, सरकार बनाई गठबंधन की। और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि भाई जातीय, भाषाई और धार्मिक पहचानों की राजनीति में बहुदल व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई टाइमलाइन थी कि कब कांग्रेस का टाइम था, कब गठबंधन का सरकार का टाइम था, कब बीजेपी का टाइम था और बाकी सारी चीजें। पांचवा पॉइंट आता है क्षेत्रीय दलों की भूमिका और सशक्तिकरण। क्षेत्रीय दलों ने विशेष रूप से अपने अपने राज्यों में सत्ता और नीति निर्माण में मजबूत भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, उन्होंने जब वो पार्टी में आए तो उन्होंने अपने राज्य या अपनी सत्ता में भाई बहुत अच्छे अच्छे नीति लाए, नीति निर्माण करी थी, ताकि उनकी जो व्यवस्था है वो पक्की हो सके, मजबूत हो सके। इन दलों का राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्व बढ़ा, क्योंकि कई बार केंद्र सरकार उनके समर्थन से ही चलती थी। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि जो क्षेत्रीय सरकार है ना, क्षेत्रीय गठबंधन है या हम कहें क्षेत्रीय पार्टी है, उसके हेल्प से ही कई बार क्या होता था, जो सरकार है वो चलाई जाती थी केंद्र के अंतर्गत। ठीक है, समर्थन से ही उन्हें चलाया जाता था। ठीक है, ये हो जाता है। छठा पॉइंट आता है दल आधारित गठबंधन राजनीति की व्यवस्था। गठबंधन सरकार ने राजनीति में संवाद समन्वय की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया था। हालांकि इन सरकारों में नीतिगत अस्थिरता और नेतृत्व संकट भी देखा गया है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। गठबंधन की सरकार में ना एक प्रॉब्लम ये होती है मेनली कि अगर दो या दो से अधिक पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, ठीक है, तो हर एक पार्टी क्या चाहेगी कि भाई हमारे जो कुछ नीतियां हैं वो फॉलो की जाए। ठीक है, हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी की जाए, तभी सरकार वो बनाना चाहते थे। ठीक है, बनाना चाहेंगे। जैसे करंट टाइम में अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो हुआ था बीजेपी, भाई बीजेपी के पास वोट्स कम थे, तो भाई उन्होंने बिहार की जो पार्टी थी उसके साथ मिलकर और एक पार्टी और थी उसके साथ मिलकर क्या कहता सरकार बनाई थी, तो वहां पे कुछ चीजें माननी पड़ी थी। तो इस प्रकार की चीजों को देखने को मिलता है, नेतृत्व जो होता है वो संकट में आ सकता है। फिर भी इन सरकारों ने लोकतांत्रिक विविधता को प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आता है निष्कर्ष, भारतीय दलीय व्यवस्था ने एक दलीय प्रभुत्व के
दौर से निकलकर बहुदलीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको महत्वपूर्ण यात्रा है की है। ठीक है, यह परिवर्तन भारतीय समाज की जटिलताओं, विविधताओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का परिणाम है। आज भारतीय राजनीति में न केवल राष्ट्रीय दल बल्कि क्षेत्रीय दल भी केंद्रीय भूमिका में है और केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। यह बहुदलीय व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे, सामाजिक विविधता और लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका निष्कर्ष हो जाता है। निष्कर्ष मैंने आपको केवल पढ़ के बताया, आप चाहे तो अपने हिसाब से निष्कर्ष को चेंज कर सकते हैं। निष्कर्ष में देखिए कोई भी पक्का लिखने वाला पॉइंट नहीं होता। पॉइंट जो लिखे जाते हैं वो हमने ऊपर आपको बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो भाई दलीय व्यवस्था है, एक दल से बहुदल की तरफ जो भारत के चेंजेस आए थे वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका छठा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं आप स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, ये हो जाता है आपका, आ जाता है कंक्लूजन। अब यहाँ पे हमारा सातवां क्वेश्चन आता है कि भाई 1947 के बाद भारत में अपनाई गई विभिन्न विकासात्मक विकासात्मक रणनीतियों की विवेचना कीजिए। 1947 के बाद भारत में जो भाई विकासात्मक नीतियां या रणनीतियां अपनाई गई थी उसके बारे में बात करें। भारत को जब 1947 में स्वतंत्रता मिली तब उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत जटिल थी, बहुत खराब थी। देश को न केवल उपनिवेशवाद से उभरना था बल्कि गरीबी, अशिक्षा, औद्योगिक पिछड़ेपन और कृषि संकट जैसे जो गंभीर समस्याएं उनसे भी जूझना था। देखिए समझिए, जब भारत आजाद हुआ था ना तो भारत की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। ठीक है, भारत की बहुत खराब स्थिति थी। भारत की बहुत बड़ी संख्या आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई जब पढ़ी लिखी जनसंख्या मतलब संख्या नहीं है, जनता नहीं है, ठीक है, तो उसको कुछ समझाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारी चीजें भारत के सामने थी जब वो जीता, मतलब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, भारत केवल उपनिवेशवाद से उभरकर सामने नहीं आया, अब उसके सामने प्रॉब्लम थी जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, औद्योगिक पिछड़ापन, क्योंकि हर देश तो एक प्रकार से आगे ही था भारत से। ठीक है, तो वो क्षेत्र में औद्योगिक इंडस्ट्री सेक्टर में भारत को आगे बढ़ना था, ये सारी चीजें उसके सामने थी। अंततः भारत सरकार ने नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति को अपनाया। इन रणनीतियों का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, समानता और औद्योगिकरण और समावेशी विकास को करना। समय समय पर इन रणनीतियों में परिवर्तन होते हैं, विशेषता 1991 के बाद उदारीकरण की नीति को भी अपनाया गया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका जो इंट्रोडक्शन है कोई आंसर के बारे में। वो अब देखते हैं मुख्य बिंदु। तो पहला पॉइंट आता है आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1951 से तो 91 तक। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, उसे लागू किया था। पहली योजना 1991 में शुरू की गई। इसका लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र में सुधार और सिंचाई जैसे आधारभूत ढांचों को मजबूत करना था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई 1951 में, तो उसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था कि भाई जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें तेजी हो सके, ठीक है, सिंचाई जैसे जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत किया जा सके। दूसरी जो योजना आई थी 1956 में आई थी, औद्योगिकीकरण के ऊपर ध्यान देती है। तीसरी योजना 1961 में आई थी, आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के ऊपर ध्यान देती थी। और जो पांचवी योजना आई, पांचवी योजना में गरीब उन्मूलन का लक्ष्य को रखा गया था, भाई गरीबी को दूर किया जाए, ये लक्ष्य रखा गया था। इन सभी योजनाओं का समग्र उद्देश्य समाजवादी ढांचे की ओर को बढ़ाना था। ठीक है, ये हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति और विकास क्रांति, कृषि विकास 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, 1960 से 70 का जो दशक था उसमें हरित क्रांति हुई थी। ठीक है, उसके माध्यम से क्या हुआ? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीनरी का उपयोग किया गया था। अच्छी क्वालिटी के बीज हो गए, ठीक है, उर्वरक हो गए और जो सिंचाई की मशीनरी है इनका यूज किया गया था। इससे भारत का जो खाद्यान्न है उसमें वही आत्मनिर्भरता बनी। भारत को बाहर से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। भारत अपने यहाँ ही अच्छे खासे मात्रा में जो गेहूं है, चावल है, ये सब उगा पा रहा था। लेकिन यह रणनीति कुछ विशेष क्षेत्रों और किसानों तक ही सीमित रही थी। ठीक है, ये जो रणनीति थी ना ये केवल पर्टिकुलर क्षेत्रों में, ठीक है, और कुछ किसानों तक ही अवेलेबल थी, हर किसी को ये सुविधा नहीं। तीसरा पॉइंट आता है औद्योगिक नीति और सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार 1956 से 90। 1956 की औद्योगिक क्रांति ने राज्य को औद्योगिक विकास का एक प्रमुख साधन बना दिया था। ठीक है, 1956 में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसने क्या करा था? राज्य में जो औद्योगिक विकास है उसको भाई प्रमुख बना दिया था, इंपॉर्टेंट बना दिया था। राज्य के नियंत्रण में भारी उद्योग, रक्षा, कोयला, इस्पात, रेलवे आदि को रखा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक न्याय, रोजगार सर्जन का माध्यम बन गया था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक न्याय और रोजगार के सर्जन मतलब रोजगार देने का जो माध्यम था वो बना दिया गया। लेकिन कालांतर में इन उपकरणों की कार्यकुशलता पर प्रश्न उठाए गए थे। ठीक है, फिर जो वो समय था ना, उस समय हम कह सकते हैं कि भाई कई सारे प्रश्न उठाए गए थे कि ये सब क्या लाया जा रहा है, ये कौन-कौन सी नीतियाँ लाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आई थी सामने।
चौथा पॉइंट आता है, इसमें बात करी गई है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के बारे में, जो कि 1991 के बाद आया था। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, 1991 में सोवियत संघ की विघटन हुआ था और उसके बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति थी ना वो भी खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो भारत को उस समय लगा कि भाई अब हमें ना आर्थिक रूप से सशक्त होना होगा, हमें आर्थिक रूप से पावरफुल बनना होगा। तो भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या फिर हम कहें ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। ठीक है, 1991 में भारत ने आर्थिक संकट के कारण नई नीतियों को अपनाया था, लाइसेंस राज समाप्त किया था, विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित किया और सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया था। ठीक है, आयात निर्यात की जो नीतियां थी उनमें सुधार किए थे, इससे भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था का भाग बनने में विकास दर तेज हुई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इन सारी चीजों से क्या हुआ था, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बना और जो विकास की दर थी, ठीक है, वो भी तेज हुई थी। पांचवा पॉइंट आता है कि नवचार और उद्यमिता पर जोर 2000 के बाद। ठीक है, नई शस्त्र नई सहस्त्र में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी जो है इनिशिएटिव्स को लागू किया था। भारत नए नए इनिशिएटिव्स लाया था, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ताकि भारत में ही नए नए स्टार्टअप्स हो सके, भारत में नई कंपनियां खुले। ठीक है, इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई और आईटी सेक्टर जो है वो भी हब बनकर यहाँ पे भारत में आईटी सेक्टर जो है हब बना। ठीक है, छठा पॉइंट आता है समावेशी विकास में नीति आयोग 2015। नीति आयोग का क्या है, 2015 के बाद। तो 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, नीति निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था, इसका ये काम था। नई योजनाएं जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना को लागू किया गया था। इससे गरीब किसान और महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास का बात की गई थी। ठीक है, तो ये सारी जो नीतियां लाई गई थी, जैसे पीएम योजना हो गई, पीएम के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी वो नीति आयोग के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और इन नीतियों से भाई महिलाओं को और किसानों को हेल्प हो सके, उन्हें केंद्र में, सेंटर में रख के किए गए थे। ठीक है, ये आ जाता है आपका निष्कर्ष आ जाता है कि 1947 के बाद भारत ने विकास के अनेक मॉडल रचवाए, नियोजित अर्थव्यवस्था से लेकर मुक्त बाजार तक। हर कालखंड में अपनाई गई रणनीति की अपनी विशेषता रही है, जिसका उद्देश्य देश के आत्मनिर्भर, विक्स, विक्स, विकसित और समावेशी बनाना था। हालांकि इन नीतियों का परिणाम अलग अलग निकला है, समय था मेल जोल रहा। कुल मिलाकर इन रणनीतियों ने भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया था। आज भारत दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका श्रेय विकासात्मक रणनीतियों को ही जाता है। ये हो जाता है आपका सातवां क्वेश्चन। ठीक है, ये आप इंग्लिश वाले मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये तीसरा पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्रियल के बारे में। चौथा पॉइंट आ जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, छठा, पांचवा पॉइंट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप और छठा आ जाता है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है। आठवीं क्वेश्चन में आपसे बात की गई है भारत में श्रमिक आंदोलन के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। परीक्षा की बात करें तो भारत में श्रमिक आंदोलन, जो वर्कर मूवमेंट का आरंभ हुआ था, वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 19वीं सदी के बाद हुआ था। यह आंदोलन श्रमिकों के अधिकार, मजदूरी, कार्यदशा और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ था ना, इसके कई कारण थे। अधिकार को लेकर, मजदूरी को लेकर, कार्यदशा मतलब जहाँ पे मजदूर काम करते थे वो जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। ठीक है, इन चीजों को लेकर और सामाजिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उसको लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था। प्रारंभ में ये आंदोलन असंगठित और क्षेत्रीय स्तर पर सीमित था। शुरुआत जब हुई थी आंदोलन की, तब ये एक तो असंगठित था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं था, लोग अपने अपने कर रहे थे। ठीक है, फिर क्षेत्रीय स्तर पर भी सीमित था क्योंकि ये छोटे से क्षेत्र में हो रहा था। लेकिन समय के साथ साथ ये संगठित हुआ, बड़ा मतलब व्यापक बना और राजनीतिक रूप में जागरूक हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर आज तक यह आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। मुख्य पॉइंटों की बात करें तो पहला पॉइंट आता है प्रमुख औद्योगिकीकरण और श्रमिकों की स्थिति। भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज में हुई थी। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, कानपुर आदि जो शहर है में कपड़ों और इस्पात के जो उद्योग थे उनको स्थापित किया गया था। इन बड़ी बड़ी कारखानों को शुरू किया गया था इन जगहों पे, ताकि जो औद्योगिकीकरण है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ सके। इन उद्योगों में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी, लंबे समय तक काम और समय असुरक्षित वातावरण में काम करना पड़ता था। यही कारण था कि 1855 में बॉम्बई में पहली बार मील मजदूरों ने हड़ताल की थी। ठीक है, 1855 में पहली बार हुआ था कि बॉम्बई की एक मील में जो मजदूर थे, वर्कर थे, उन्होंने भाई हड़ताल करी थी। इस समय श्रमिकों को उनके अधिकारों का ज्ञान नहीं था और उनकी एकजुटता भी कमजोर थी। ठीक है, ये वो समय था जब वहां पे जो
वर्कर थे ना वो एकजुट होने से डरते थे, ठीक है, क्योंकि भाई उन्हें अपना घर बार पालना था, तो ठीक है लोग उस समय डरते थे। तो कुछ लोग साथ में आए, उन्होंने हड़ताल करी, परंतु उनको उनके अधिकारों के बारे में भी नहीं पता। दूसरा पॉइंट आता है 20वीं शताब्दी की शुरुआत और संगठित आंदोलन। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रमिकों की संख्या और उनकी जागरूकता में वृद्धि हुई। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की थी। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को बनाया गया था, ठीक है, जिसने संगठित रूप से मजदूरों के जो अधिकार है उसकी लड़ाई करी थी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी, जो कि क्या करती थी, मजदूरों के लिए लड़ाई करती थी। 1920 में इसको बनाया गया था, और 1918 में अहमदाबाद के एक मील में गांधी जी के नेतृत्व, मतलब गांधी जी उस हड़ताल को लीड कर रहे थे, उनके नेतृत्व में एक हड़ताल की गई थी। इस समय टिस्को, TISCO, कोलकाता, नागपुर, कानपुर जैसे उद्योग केंद्रों में मजदूर आंदोलन तेज हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख मजदूरों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये डेटा सरकारी डेटा है, जो कि बताता है कि 1921 में 396 मतलब 396 हड़ताल हुई थी, ठीक है। और उसमें भाई उस टोटल हड़ताल में भाई कह सकते हैं कि 6 लाख मजदूरों ने भाग लिया था। फिर तीसरा पॉइंट आता है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा। 1920 से 30 के दशक में श्रमिक आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। जो श्रमिक आंदोलन था ना, वो स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। श्रमिकों ने विदेशी शासन के खिलाफ प्रदर्शन और बहिष्कार अभियान में भाग लिया था, ठीक है। श्रमिक ने क्या करा था, विदेशी शासन जो कि ब्रिटिश शासन था, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने में और उसका बहिष्कार करने में अभियान में भाग लिया था। वर्धा, बॉम्बे, शोलेपुर, कानपुर आदि में मजदूरों ने आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन किया, ठीक है, समर्थन किया। जो भी मजदूर थे ना, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसका पूरी तरह से समर्थन किया था, ठीक है। फिर हालांकि इस काल में आंदोलन कभी-कभी असंगठित और स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहे थे, ठीक है। वो एक ऐसा समय था, या हम कहें ब्रिटिश शासन का टाइम ऐसा था कि लोग एकजुट आने से डरते थे, ठीक है। वो तो क्या होता था कि जो आंदोलन होते थे ना, वो असंगठित होते थे और स्थानीय स्तर पर होते थे, छोटे लेवल पर होते थे। स्वतंत्रता के बाद की बात करें, श्रमिक आंदोलन का क्या स्वरूप रहा, तो स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया था। 1950 के दशक में श्रमिकों ने औद्योगिक नीतियों, मजदूरी, बोनस, सुरक्षा और सुविधाएं के मुद्दों के बारे में हड़तालें करी थी, कई बार हड़तालें करी थी। 1955 में कानपुर में कपड़ा मिल के श्रमिक जो थे, और 1958 में टिस्को के जो श्रमिक थे, सरकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन किया था, क्योंकि सरकार की जो नीतियां थी वो श्रमिकों के लिए कुछ हद तक उनके फायदेमंद नहीं थी, फायदे में नहीं थी, इसीलिए उसके खिलाफ उन्होंने क्या करा था, हड़ताल करी थी। 1960 का जो दशक था, उसमें महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी आदि पर देश भर के श्रमिक ने क्या करी थी, हड़ताल हुई थी। फिर आता है 5वां पॉइंट, ट्रेड यूनियन का विभाजन और राजनीतिकरण, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस बनाई गई थी के बाद कई अन्य यूनियन बनी, जैसे कि NITCU जो 1947 में बनी, HMS और UTUC बनाई गई थी 1949 में, और CITU बनाई गई थी। इन यूनियनों का राजनीतिक दलों से सीधा संबंध होने के कारण श्रमिक दल बंटने लगे थे, ठीक है। आप देखिए समझिए कि ये जो यूनियंस बनाई गई थी ना, ये डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड थी। तो क्या हो रहा था कि भाई जो मेनली काम होना चाहिए था, जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया था, ताकि मजदूरों के लिए हक की लड़ाई लड़ी जाए, तो अब क्या हो रहा था, मजदूर जो श्रमिक आंदोलन था वो बट रहा था, क्योंकि भाई अलग अलग यूनियन बनाई गई, अलग अलग यूनियन को फॉलो करेंगे उनके फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये एकजुट हो रहे थे लोग, अब वो बटने लगे थे। इससे श्रमिकों की एकजुटता प्रभावित हुई और आंदोलन की शक्ति और भी घट गई थी। यूनियन आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझ गई और मजदूरों के हितों की जगह पार्टी के हितों के लिए काम करने लग गई थी। छठा पॉइंट आता है आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें, तो प्रारंभ में श्रमिक आंदोलन ने मजदूरों को संगठित किया और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये जो श्रमिक थे वो पीछे हट गए, ठीक है। पॉलिटिकली अब जो थी, पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अब हस्तक्षेप कर रही थी, जो श्रमिक थे वही वो पीछे हट गए थे, पीछे छूट गए थे, ठीक है। आंदोलन शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे, ग्रामीण मजदूरों तक इनकी पहुंच कम रही, ठीक है। तो शहर में तो आंदोलन हो रहा है, परंतु गांव में जो मजदूर है, ठीक है, जिनकी दशा खराब है, उन तक ये आंदोलन पहुंच ही नहीं रहा था। ये चीजें देखने को मिली थी। आधुनिक काल में श्रमिक आंदोलन की धीर धार कमजोर
हुई और संगठित क्षेत्रों तक सीमित हुई। निजीकरण और ठेकेदार प्रणाली के चलते पारंपरिक यूनियन का प्रभाव भी घटा था। ठीक है, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, और ठेकेदारी की जो प्रणाली थी, इसके चलते जो पारंपरिक यूनियन थी ना, उसका भी प्रभाव घटकर सामने आया था। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट होते हैं यूनियन के बारे में, और मजदूरों के बारे में हमने बात करी। फिर निष्कर्ष आ जाता है, भारत में श्रमिक आंदोलन ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन न केवल श्रमिक अधिकारों की मांग तक सीमित रहा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इसने हेल्प करी, लोकतंत्र की चेतना में भी हिस्सा बना। हालांकि राजनीति से जुड़े संघर्ष और विभाजनों ने इसकी ताकत को क्या करा था, कमजोर कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। आज भी बदलते आर्थिक परिदृश्य में श्रमिक आंदोलन की आवश्यकता बनी है, लेकिन इसके लिए एक समन्वित और गैर राजनीतिक और समावेशी दृष्टिकोण की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका निष्कर्ष। या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, आप लोग इसको पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये हो जाता है क्रिटिकली एनालाइज डेटा पॉइंट और फिर कंक्लूजन। ये आ जाता है आपका नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, भारत एक विकासात्मक राज्य है, विवेचना कीजिए। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में हमें बात करनी है। भारत क्या है, एक विकासात्मक मतलब डेवलपमेंटल स्टेट में एक डेवलपमेंटल स्टेट है। इस आधार पर माना जाता है कि यह राज्य का प्रमुख भूमिका केवल शासन और कानून व्यवस्था तक सीमित ना होकर राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास और सक्रिय रूप से संचालित करना भी रहा है। ठीक है, भारत क्या है, एक विकासात्मक राज्य है, मतलब डेवलपमेंटल स्टेट में है। डेवलपमेंटल स्टेट का क्या मतलब होता है, मतलब भारत अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, विकास अपना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि इस आधार पर यह माना जाता है कि राज्य का प्रमुख राज्य की जो प्रमुख भूमिका है वो केवल शासन चलाना नहीं है। ठीक है, और कानून बनाना नहीं है, कानून कानून की व्यवस्था को संभालना नहीं है, नहीं, और भी चीजें हैं। समाज और अर्थव्यवस्था का विकास करना है, क्योंकि भारत अभी उस स्टेट में है जहाँ पे वो विकास कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दिया गया कि भाई समाज और अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि शासन चलाने पे और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब पश्चात से ही भारत ने नियोजित विकास मतलब प्लान्ड डेवलपमेंट का मार्ग अपनाया, जिसमें राज्य के नियमित योजनाकार और संसाधनों को प्राथमिकता की भूमिका रही है। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, उसके बाद से ही भारत ने भाई नियोजित विकास, कि भाई हम प्री प्लान करेंगे, पहले से ही प्लान करके रखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस चीज को अपनाया था, जिससे क्या हुआ, जिसमें राज्य का नियामक, योजनाकार और संसाधनों को के प्रदात की भूमिका में रहा। विशेषकर 1950 का दशक, 1950 के दशक से लेकर 1991 का जो उदारीकरण का टाइम था, तब तक भारत में राज्य का स्वरूप हस्त, हस्तक्षेपकारी विकासात्मक राज्य जैसा रहा है। ठीक है, ये हो जाता है। पॉइंटों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट आता है नियोजित विकास की परंपरा और पंचवर्षीय योजना। 1991 में भारत में पहली बार जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि सेक्टर को और मतलब कृषि विकास करना और औद्योगिकरण की ओर ध्यान देना था, बुनियादी ढांचे को स्थापना करना था। राज्य ने खुद सार्वजनिक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की और उत्पादन व वितरण प्रणाली पर नियंत्रित किया था। ठीक है, ये उस सब पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई तो कृषि सेक्टर पर और औद्योगिकरण के सेक्टर पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो राज्य ने क्या करा, खुद सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करी, मतलब नई नई जो इंडस्ट्री है ना, राज्य ने खुद चालू करी थी, भारत में खुद चालू की गई सरकार के द्वारा। औद्योगिक नीति जो इकाइयां थी उन्हें चालू किया गया था, फिर उसमें वही चीजों का उत्पादन किया गया। ठीक है, और वितरण प्रणाली सब कुछ राज्य के हाथ में ही था। यह रणनीति इस विचार पर आधारित थी कि गरीब और नवोदित देशों को आर्थिक असमानता और पिछड़ेपन से उभरने के लिए राज्य की सशक्त भूमिका की आवश्यक होती है। ठीक है, देखिए, कोई भी देश अपनी सरकार मतलब आप कह सकते हैं कि कोई देश के लोग खुद ब खुद विकास नहीं कर सकते, तब तक उनकी सरकार उनका हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो राज्य को अगर उभरना है पिछड़ेपन से, असमानता से, आर्थिक असमानता से, गरीबी से अगर उभरना है, ठीक है, तो राज्य की सशक्त भूमिका उसमें आवश्यक है। राज्य अगर काम नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट आता है राज्य की आर्थिक भूमिका और सार्वजनिक क्षेत्र। भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक भूमिका निभाई है, भारी उद्योगों को स्थापित किया, खनिज, ऊर्जा, इस्पात, कोयला और बैंकिंग जैसे जो क्षेत्र हैं इसमें अच्छा खासा निवेश किया। राज्य ने इन क्षेत्रों में एकाधिकार मतलब मोनोपोली के माध्यम से आर्थिक नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, भारत ने देखिए इस सभी क्षेत्रों में क्या करी, कंपनियां स्टार्ट करी। ठीक है, और फिर उस कंपनी की मोनोपोली बना के रखी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, भारत के पास मतलब जो राज्य है उसके पास भाई आर्थिक रूप से नियंत्रण था।
यह कदम विकासात्मक राज्य के उस स्वरूप को दर्शाता है जिसमें राज्य उत्पादन, रोजगार और कीमतों के नियंत्रण के माध्यम से समाज के सबसे निचले तबके तक आर्थिक लाभ पहुंचाता है। अब देखिए इस चीज को बस इस प्रकार से समझ लीजिए कि राज्य ने बड़ी-बड़ी कंपनियां स्टार्ट करी, ठीक है, खुद ही उद्योग लगाए, उनको स्टार्ट किया और उस उद्योग को मोनोपोली सेक्टर के तौर पे बनाया। अब वो उद्योग अपने सेक्टर में मोनोपोली कर रहा है और उस कंपनी पर या उस उद्योग पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका है? गवर्नमेंट का है। ठीक है? ये सब इसलिए किया गया था ताकि जो लाभ हो, ठीक है? वो समाज के सबसे निचले तबके तक लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है? जिसमें भाई उत्पादन, रोजगार, कीमतों का नियंत्रण सारी चीजें की गई थी राज्य के द्वारा ताकि जो सबसे निचला तबका है ना, सबसे गरीब व्यक्ति भी है, उसको भी इस चीज का लाभ मिल सके। तीसरा पॉइंट आता है उदारीकरण और विकासात्मक राज्य की पुनर्भाषण 1991 पर। 1991 में आर्थिक संकट के चलते भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियां थी उसे अपनाया था। इन प्रक्रियाओं ने राज्य की भूमिका मतलब सुविधा प्रदान में बदल दी गई। यद्यपि यह भूमिका अब प्रत्यक्ष हस्तक्षेप खारी नहीं रही, फिर भी राज्य योजनाओं और नीतियों के माध्यम से अब भी विकास की ओर निर्धारित कर रहा है, जैसे कि नीति आयोग, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदि योजनाएं लागू की गई थी ताकि भारत में जो लोग हैं, ठीक है, वो चीजें समझें और भारत के अंदर ही चीजों का उत्पादन हो सके, ठीक है, नई नई चीजें खुल सके। इसीलिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया जैसे जो है इनिशिएटिव्स लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि भारत खुद ही स्टार्टअप्स करे अपने यहाँ पे और अपना विकास करे। ठीक है, ये हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है 1952 में शुरू हुई सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, ये योजना का नाम है। और फिर और हाल के वर्षों में मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तेजी किया था। इन चीजों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तेजी किया था। इन योजनाओं का संचालन और वित्तीय पोषण राज्य द्वारा किया गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य गरीब, वंचित और ग्रामीण तबकों का विकास करना चाहता है। मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मनरेगा से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आए, मनरेगा से हो सकता है ना आगे। ठीक है, तो मनरेगा क्या थी? एक स्कीम थी जो कि गांव में जो लोग थे जिनके पास मतलब जिनके पास फिक्स काम नहीं था उनको मनरेगा के द्वारा फिक्स काम देने की योजना लाई गई थी। ये इसलिए लाई गई थी ताकि जो सबसे कमजोर तबका है, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, ठीक है, उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी अपनी आर्थिक वृद्धि कर सके। पांचवा पॉइंट आता है सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में राज्य। विकासात्मक राज्य की अवधारणा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होती है, ठीक है। एक ऐसा राज्य जो विकास कर रहा है उसकी अवधारणा केवल आर्थिक रूप से विकास करना नहीं, सामाजिक रूप से भी करना है। भारत में आरक्षण नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य योजना, बल अधिकार, महिला सशक्तिकरण जैसे जो कार्यक्रम है इनको लागू किया गया था। ठीक है, कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य ने समाज में हाशिए पर जो वर्ग थे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था। ऐसे वर्ग जो कि खत्म होने वाले हैं, जो कि बिल्कुल हाशिए पर है, उनका लोग फायदा उठा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन वर्गों को भी हेल्प मिल सके इसके लिए ये नीतियां लाई गई थी। ठीक है, इसके लिए ये सारी चीजें की गई थी। आगे बढ़े। यह सब एक ऐसे राज्य की पहचान है जो केवल शासन नहीं करता बल्कि समावेशी विकास की ओर भी ध्यान देता है, उसकी दिशा में भी काम करता है। छठा पॉइंट आता है नियामक संस्थानों और नीति आयोगों की भूमिका। तो प्लानिंग कमीशन को 2015 में समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई जो कि राज्य के विकासात्मक स्वरूप को नई दिशा देता है। यह संस्था नीतियों को गहराई से विश्लेषण कर विकसित करता है। ये जो संस्था है नीतियों को क्या करता है? गहराई से विश्लेषित करता है, नीतियां बनाता है और उन्हें विकसित करता है, जिससे राज्य अधिक कुशल और समकालीन जो विकास है चुनौतियों से निपटने में सक्षम बन सके। इसीलिए ये नीति आयोग बनाया गया ताकि नई नई नीतियां लाई जा सके जो कि समाज के जो वर्ग हैं उनकी हेल्प कर सके, ठीक है, गरीब तबके की भी हेल्प कर सके और जो तबका ठीक है उसको भी हेल्प पहुंचा सके। ठीक है, निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां पॉइंट आ जाता है, नौवां क्वेश्चन आ जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है पोस्ट 1991 के बारे में, फिर रूलर आ जाता है, फिर वेलफेयर के बारे में आ जाता है, थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशंस के बारे में आ जाता है और ये आपका हो जाता है। 10वां क्वेश्चन आ जाता है। 10वां क्वेश्चन आता है आपका, जो 10वां क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा आपको निम्नलिखित टॉपिक्स दिए जाएँगे, उन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। 4 टॉपिक दिए जाएँगे, 2 टॉपिक पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं। मूल संरचना सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, उच्चतम न्यायालय के प्रकार है और कार्य योजना आयोग। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है,
इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मेनली हम मैं बताऊं तो टॉपिक क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। टॉपिक कभी भी ये वाले जो टॉपिक होते हैं रिपीटेड नहीं होते, केवल क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जो कि हमने ऊपर 9 क्वेश्चन कवर अप करे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उनको समझिए। और चाहे तो आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको कवर अप नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मूल संरचना सिद्धांत के बारे में बात की गई है, तो मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय की अवधारणा रहा है। 1973 में केशव नंद भारती बनाम केरल केरल राज्य मामले में हुआ था ये सब। इसके अनुसार क्या था, भारतीय संसद संविधान के संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में कभी भी चेंजेस नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है कि मूल संरचना सिद्धांत का मतलब है कि जब संविधान लिखा गया था तो उसके बेस में कुछ चीजों को रखा गया था, ठीक है। बेस का मतलब क्या है कि भाई कुछ चीजें हमेशा से फिक्स हैं, उन चीजों में चेंज नहीं कर सकता। भारत का जो संसद है ना, वो भारत के संविधान में संशोधन तो कर सकता है, परंतु जो उसका बेस है संविधान का उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता। फिर मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें अनुच्छेद 51A में वर्णित किया गया है, ठीक है। इसकी 11 कुल संख्या कितनी है, 11 है। इसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना आदि चीजें शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, ठीक है। देखिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें भाई एक प्रकार से हम एक ऐसे देश में रहते हैं, तो हमें देश के लिए जो चीजें जरूरी है वो तो फॉलो करनी होगी। जैसे कि हमें संविधान का पालन करना होगा, क्योंकि संविधान देश में सबसे सर्वोच्च है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन हमें उसको पालन करना होगा, ठीक है, सम्मान करना होगा। जब भी हम अपने झंडे को देखें जमीन पे पड़े तो हम उसे उठाएं, ठीक है। राष्ट्रीय गान हो तो हम लोग राष्ट्रीय गान की जो अवस्था होती है उसमें खड़े हो जाएं, हाथ पैर बांध के, ठीक है, सीधे। तो इस प्रकार की चीजें, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें एक जागरूक क्या बनाती है? जागरूक जनता बनाती हैं, जागरूक व्यक्ति बनाती है हमारे समाज के, ठीक है? उच्चतम न्यायालय के प्रकार्य के बारे में आ जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। मतलब न्याय करने की सबसे ऊँची संस्था क्या है? उच्चतम न्यायालय है, ठीक है? और वो 124 अनुच्छेद में बताया गया है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? संवैधानिक व्याख्या करना, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद है तो उस चीज को सॉर्ट आउट करना, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अपील की सुनवाई करना, सलाहकारी कार्य करना, ये सारी चीजें उसके काम है, ठीक है। योजना आयोग आ जाता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? देश के आर्थिक संस्थान आर्थिक संसाधनों का नियोजन और उनके प्रभावी उपयोगों की दिशा करना, ठीक है। 1950 में वही योजना आयोग को बनाया गया था ताकि देश के जो आर्थिक संसाधन है, ठीक है, उनका सही प्रकार से यूज किया जा सके, योजना बनाई जा सके। आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना लाई गई थी आयोग के द्वारा, जो कि 1950 में योजना आयोग बनाया गया। 1991 में ही पंचवर्षीय योजना पहली बार लागू की गई थी, ठीक है। 2014 में इसे समाप्त कर 2015 में नीति आयोग बना दिया गया, तो जो कि आज के समय में नीतियां बनाता है, ठीक है, नीतियों को फॉलो करता है और फॉलो करने के लिए नई नई चीजें लाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आप हिंदी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं इसे और क्लियरली। खैर ये टॉपिक्स छोटे हैं, आपको केवल इन्हें पढ़ लेना है, समझ लेना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है, यहाँ पे आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं, फिर फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और आखिर में प्लानिंग कमीशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। यहाँ पे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम के हमने कवर अप करे, हर एक क्वेश्चन को हमने आंसर के साथ कवर अप कराए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो को तो देखते देखते तो एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछिए, हम लोग इजी लैंग्वेज में आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। ये खत्म हो जाता है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के हमारे 2 ग्रुप्स अवेलेबल है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपके जो चैप्टर्स जो सब्जेक्ट बाकी हैं पेपर के लिए हम उनको फॉलो करेंगे, कवर कराएंगे, ठीक है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ये हमारा ऐप है, ऐप के बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।